गवर्नमेंट जॉब में जाना मजबूरी थी। I was very fortunate to get selected for representing Indian government in United Nations audit. लेकिन एक औरत होने के नाते मैंने तो बहुत कुछ फेस किया है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। Really? यहाँ तक कि मैंने सेक्सुअल हैरेसमेंट भी फेस किया है बीइंग इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी का डेफिनेशन बहुत डिफरेंट है, ये नहीं है। कितने ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं जहाँ पे उनको वो अपने डिफरेंट लेबल बच्चों को बाहर घूमने नहीं ले जाते हैं शर्म के मारे कि लोग क्या कहेंगे। कितने ऐसे चमत्कार होते हैं कि जिस बच्चे के बारे में सोचा था कुछ नहीं कर सकता है, वो जाके आगे भारत के लिए मेडल्स लेकर आते हैं। Welcome to its Real Talk podcast for you. Let's begin our this very exciting episode जहाँ पर हम बहुत कुछ एक्साइटिंग सुनने वाले हैं एंड हमारी जो गेस्ट हैं उनका वेलकम करने के लिए, उनका इंट्रो देने के लिए भी मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है बिकॉज शी हैज़ सो मच इन हर प्रोफाइल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स वेलकम आवर गेस्ट ऑफ द डे। लेट्स वेलकम मिस गीता पौडवाल, former government officer, founder director of Drishya and Drishya Shakti Trust, actor, singer, social activist, TEDx speaker, and a power woman. A very very warm welcome to you, ma'am. तो Thank you. बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। चलिए शुरुआत करते हैं एंड योर प्रोफाइल एक्साइट्स मी अ लॉट एंड सो स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी से। योर फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिसर, तो लेट्स टेल अस अबाउट योर स्टोरी। ओके, सो गवर्नमेंट जॉब में जाना मजबूरी थी। अच्छा। क्योंकि मेरे मन में इम्प्रेशन हमेशा हुआ ये करता था कि गवर्नमेंट जॉब इज सो बोरिंग, देयर इज नो अपॉर्चुनिटीज ओवर देयर, हु वुड लाइक टू, मतलब वो बाबूगिरी वाली फीलिंग आती है। So I never wanted to be a part of the government sector, but my mother was in the government sector. Okay. So I belong to a middle class Malayali family. Okay. So क्या होता है कि लाइफ की प्रोग्रेशन बहुत ही नेचुरल होती है। दैट आप पहले पढ़ाई करो, फिर गवर्नमेंट की जॉब ले लो और उसके बाद शादी करो। Yeah. तो नेचुरल प्रोग्रेशन होती है। तो पढ़ाई हो गई। Yeah. तो नाउ द नेक्स्ट स्टेप वाज गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब। तो मम्मी के इंसिस्टेंस पे गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दिया, पास भी, अनफॉर्चुनेटली पास हो गई और गवर्नमेंट जॉब मिल गया। ऐसे ज्वाइन किया मैंने गवर्नमेंट जॉब में। आई जॉइंड एज अ क्लर्क टाइपिस्ट, विच इज जो सबसे जूनियर मोस्ट है। और मेरा हमेशा ऐसा है कि अगर आपको कुछ करना ही है तो आप उसको पूरी शिद्दत से करो। तो गवर्नमेंट जॉब करना ही है अभी, और कोई चॉइस नहीं था। तो आई डिसाइडेड दैट अब इसमें जो बेस्ट पोजीशन में हम पहुंच सकते हैं वहां पे पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ऑफिसर्स का एग्जाम दिया, सारे एग्जाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गई। पहले जूनियर ऑफिसर बनी, फिर नेचुरल प्रमोशंस मिलते गए एंड आई बिकेम अ सीनियर ऑडिट ऑफिसर। और इस गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे अच्छी अचीवमेंट्स अगर मैं बोलूँ तो कुछ चोरों को पकड़ा है। मतलब हमारे जैसे जो घोटाले होते हैं जो आप अक्सर न्यूज़पेपर्स में पढ़ते रहते हो। सो आई वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ द टीम दैट हैज बीन डिटेक्टिंग स्कैम्स इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सो दैट इज वन अचीवमेंट। एंड देन आल्सो आई वाज very fortunate to get selected for representing Indian government in United Nations audit. तो मैंने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ऑडिट किया है वेस्टर्न अफ्रीका में। पूरे 20 साल तहलका मचाया। मुझे हिटलर कहा करते थे डिपार्टमेंट में, क्योंकि मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट, इनफैक्ट मैं दूसरों से ही नहीं खुद से भी बहुत स्ट्रिक्ट थी। एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि मस्टर साइन करते हैं सब लोग जब ये ऑफिस में आते हैं, तो अगर मैं खुद भी अगर 10 मिनट लेट हुई तो मैं खुद का मस्टर क्रॉस करती थी। अच्छा। तो वो एक डिसिप्लिन हमेशा मैंने मेरी मम्मी से सीखा है। मेरी मदर भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में थी। तो आई इन दिस होल जर्नी ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर मैंने मेरी काफ़ी ये सब अचीवमेंट्स है। उसके बाद एक पर्टिकुलर स्टेज आता है जहाँ पे स्टैग्नेशन हो जाता है एंड आई हैड ऑल्सो डिसाइडेड कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर छोड़ूंगी एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे अभी भी मेरे हाथ पैर सही सलामत है, दिमाग सही सलामत है। मैं सुपर एन्यूएशन में नहीं रिटायर करना चाहती थी। तो आफ्टर कंप्लीटिंग 20 years आई टुक अ वॉलंटरी रिटायरमेंट एंड गॉट आउट ऑफ गवर्नमेंट सर्विस। तो ये थी जर्नी। वाओ, दैट्स रियली एक्साइटिंग। और जैसा आपका पहला परसेप्शन था कि बोरिंग है और ये, तो इतने टाइम बाद आपको थोड़ा चेंज लगा, मजा आया आपको गवर्नमेंट जॉब में, जैसे आप स्कैम्स एंड ऑल बता रहे हो, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। दैट वाज वेरी फैसिनेटिंग।
उसमें धमकियां भी काफी मिली थी। रियली कुछ बताइए हमें। एक्साइटमेंट, हाँ, तो अक्सर ये एक एक्साइटिंग पार्ट रहती है, लेकिन जब आप फेस करते हो तभी इट वाज वेरी डिफिकल्ट। मुझे आज भी याद है कि एक डिपार्टमेंट को हम ऑडिट कर रहे थे, तो वहाँ पे कुछ परचेज एंड सेल्स के रिलेटेड एक ऐसे सप्लायर को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था जो ब्लैकलिस्टेड था, और ये मेरी नज़र में आया। तो जब मैंने उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मांगने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे नहीं दिया। कुछ ना कुछ बहाना बनाते रहते थे, लेकिन मैं भी छोड़ती हूँ क्योंकि मेरा भी दिमाग बड़ा इन्वेस्टिगेटिव। इनफैक्ट ये इन्वेस्टिगेटिव दिमाग आया कहाँ से, मैं बताती हूँ। मेरे पापा जो है वो लिम्का रिकॉर्ड होल्डर हैं, एंड ही हैज़ ट्रांसलेटेड ऑलमोस्ट 85 जेम्स हार्डली चेज थ्रिलर नॉवेल्स इनटू मलयालम। तो मुझे लगता है कि मेरा इन्वेस्टिगेटिव दिमाग वहाँ से आया होगा। So when I investigated more, तो मुझे अलग अलग तरीके ढूंढने पड़े। तो when I was उनको पता चला कि ये छोड़ नहीं रही है, she's after us for this, तो they started धमकी देना शुरू किया उन्होंने, that हमें पता है आप कौन से गेस्ट हाउस में स्टे कर रहे हो, कहाँ स्टे कर रहे हो, पीछे से गाड़ी आएगी उड़ा देगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा। ये हुआ था कोलकाता में। तो मुझे बहुत ही धमकियाँ मिलती थी, और मुझे यहाँ तक कहते थे कि हम आपके बॉस को फ़ोन करके बोल देंगे कि आपने रिश्वत मांगा। तो ये सारी धमकियाँ जब आती थी तो मैं यही फेस करती थी कि आपको जिसको कॉल करना, मैं ही नंबर दे देती हूँ, आप ही कॉल कर लीजिए, आपको नंबर ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। नॉट ओनली दैट, मुझे एक चीज़ पता है कि बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। तो ये सब धमकियाँ सिर्फ गीदड़ धमकियाँ थी। एक चीज़ है कि आई एम अ वेरी 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 फियरलेस पर्सन। मैं डरती तो किसी से नहीं हूँ। तो वो निडर होना मुझे बहुत ही यूजफुल था गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। मैं एक और चीज़ यहाँ बताना चाहती हूँ कि एज अ वुमन नॉर्मली पीपल डू नॉट प्रिफर टू ट्रैवल आउटसाइड। ओके, आउटसाइड मतलब हमें तो ऑडिट में जाना पड़ता था। तो कहते हैं कि वुमेन ऑफिसर है तो आप ऑफिस में ही बैठो, बाहर मत जाओ। तो मेरा बिलीफ ये है कि इफ़ यू आर एक्सेप्टिंग प्रमोशंस, you should take up the responsibility also. Why have a bias like that, you know, कि मतलब मेल एंड फीमेल का वो बायस वहाँ होना नहीं चाहिए कि इफ अ मेल इज एक्सेप्टिंग अ प्रमोशन और उसको जबरदस्ती बाहर टूर में जाना पड़ता है तो व्हाई नॉट अ वुमन। तो ये एक चीज हमेशा मैं बिलीव करती थी, एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई नेवर सेड नो टू ट्रैवल ऑन ड्यूटी एंड गो फॉर ऑडिट्स इन स्पाइट ऑफ मी हैविंग अ स्मॉल बेबी एट होम। नाउ दूसरा एक परसेप्शन लोगों का होता है कि गवर्नमेंट में इट्स मजे हैं, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर कुछ होता नहीं है। और ऐसा परसेप्शन लोगों को होता है कि ओनली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जैसी इंडस्ट्री में हैरेसमेंट होता है अगेंस्ट वुमेन। ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है। जब भी मैं गवर्नमेंट सेक्टर में थी तभी मेरे साथ भी सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है। एंड ये नॉर्मली ऐसी चीज़ें बाहर नहीं आती हैं क्योंकि 90% ऑफ वुमेन डरती हैं कि मैं अगर ऐसा बोलूँगी या कंप्लेन करूँगी तो लोग क्या कहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी अ सेक्टर वेयर देयर इज नो इश्यूज, यू नो, नो such issues. It has to be the safest place to Yes, work. but then it's not true because in the end, even a government sector is comprising people, you know, human beings. Yes. So problem तो वहाँ पर भी होनी ही है। तो I have faced lot of harassment in this direction. Also, I have faced harassment because I was very particular about work and आपकी looks पे आपको जज किया जाता है वहाँ पर भी। Really? That okay, so if you happen to be decent looking, then you will get away with lot of things. ये सब चीज़ें वहाँ पर भी गवर्नमेंट सेक्टर में भी होती। तो मैंने तो बहुत हैरेसमेंट फेस की, मैंने लेकिन चुप नहीं रही, मैंने कंप्लेन किया उसके अगेंस्ट। आई फॉट अगेंस्ट इट एंड आई डिड नॉट अलाउ दैट थिंग टू अफेक्ट मी मेंटली, क्योंकि ये चीज़ें मेंटली बहुत अफेक्ट कर जाती है और एक बार अफेक्ट करती है तो उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो गुड पार्ट इज दैट मैंने कंप्लेन किया, उसके बाद ऑफ कोर्स देयर आर पीपल हु हैव कम आउट एंड स्पोकन अबाउट इट एंड एक्शन लिया जाता है। सो 100 बात की एक बात कि सेक्टर चाहे कोई भी हो, इवन अ सेफेस्ट सेक्टर लाइक गवर्नमेंट सेक्टर ऑल्सो इज एक्चुअली नॉट सेफ बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स। Yes. Would you like to, are you comfortable in sharing कि क्या harassment हुआ है ऐसा? So I was actually in Pune for audit, and it so happened that the concerned person whom I'm speaking about, though I don't want to name the person, actually
like no, we stay in hotel when we go Okay. for audit purposes. So we you are in stay in a team hotel, together. yeah. Yes. So the team is in a hotel, and my office, I had to sit with my officer to discuss about what has been done. अगले दिन meeting है, तो meeting में क्या बोलना है. So this person whom I'm speaking about started talking nonsense, saying that Geeta, let's have fun. वहाँ पे दारू की बोतल पड़ी थी, so let's Okay. have fun, let's enjoy. You were married that time? Yeah, of course. Married, my kid was there. Okay. So मैंने बोला ना, ये सब चीजें मैटर नहीं करती Yeah, है when okay. it comes to sexual harassment, you know. So वहाँ बोतल पड़ी थी, so I was very 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 offended, and yes, I was scared too. Naturally, वो पहला obviously. reaction तो आपका यही होता है. So my first reaction was that please don't do this. I mean, let us talk about work. Tomorrow there is an important meeting. You are the one who is supposed to speak. So let us focus on that. But लेकिन ऐसा नहीं, he persisted, and he dared to reach out to me to touch me, and I had to slap him and run away my from the God. room. But मैं जब अपने कमरे में गई, मैं बहुत रो पड़ी और मुझे बुखार भी आ गया था, and next day meeting था. But then life had to go on. Next day वो मीटिंग में मुझे ही बोलना पड़ा, क्योंकि he had not paid attention to the work part of it, और मुझे ही जाके present करना पड़ा था, मुझे ही बोलना पड़ा था. And then finally I lodged an official complaint against this. तो ऐसा हुआ था. Oh, So this is just one among the multiple cases that I have faced during my 21 years of my career. This is just one. This is of just the- one. This is just one. Oh really? All right. तो अभी तक ये आपका जो गवर्नमेंट वाला सफ़र है वो रहा, फिर उसके बाद ऑल्सो एक्टिंग, सिंगिंग, ये सब कैसे आया लाइफ में, वो क्या आपकी जर्नी रही? Okay, so फैमिली में तो दूर दूर तक कोई एक्टर नहीं है, और ना ही कोई एंटरटेनमेंट फील्ड से जुड़ा हुआ है. मैं भरतनाट्यम सीखती थी जब भी छोटी थी, तो भरतनाट्यम डांसर थी. Okay. और रिटायरमेंट मैंने जैसे कहा 21 साल के बाद मैंने गवर्नमेंट से रिटायरमेंट ले लिया था, और मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करने वाली थी. आई जस्ट वॉन्टेड टू डू समथिंग बाय माई सेल्फ. मैं खुद से कुछ करना चाहती थी, मैं खुद की बॉस बनना चाहती थी. तो मैंने रिटायरमेंट लेने के बाद 1 महीना आई सैट एट होम एंड एंजॉयड कि अगले दिन सुबह ऑफिस नहीं जाना है. तो उसी 1 महीने के दौरान मुझे एक कॉल आया कि देयर इज अ फिल्म दैट इज बीइंग शॉट इन केरला, एंड दे वांटेड मी टू ऑडिशन फॉर दैट. एंड ये ऑफर भी इसीलिए आया क्योंकि मैं जब भी गवर्नमेंट जॉब में थी तभी ही होस्टिंग करती थी, एंकरिंग मैं करती थी. Okay. तो मैं इवेंट्स मैंने मुंबई में ही ज़्यादातर करती थी, मुंबई से बाहर नहीं. तो उसी एंकरिंग के दौरान एक सीनियर सिटीजन है, अराउंड 85 इयर्स ऑफ एज. उनका सबसे पहला पेंटिंग एग्जीबिशन था. तो Okay. उनका बेटा उन्होंने अप्रोच किया कि आप उसको एंकर करोगे क्या. तो मैंने कहा कि या दिस इज व्हाट आई वुड चार्ज, बट वो पे करने के कैपेसिटी में नहीं थे. एंड व्हेन आई केम टू नो इट इज अ सीनियर सिटीजन जो पहली बार अपनी पेंटिंग्स डिस्प्ले कर रहे हैं, तो मैंने बोला नहीं, मैं कुछ भी नहीं करूँगी, आई डू इट फॉर फ्री. So I did it for free and it went off very successfully. But it turned out कि ये 85-year-old person जो हैं, ये एक actually senior theatre artist हैं. तो Okay. इनको किसी फिल्म प्रोड्यूसर ने केरला से कांटेक्ट किया कि वो चाहते थे किसी को कास्ट करना उस फिल्म में. तो इन्होंने मुझसे पूछे बिना मेरे फोटोज भेजे, एंड आई गॉट अ कॉल कि आप यहाँ ऑडिशन के लिए आ जाइए. तो आई वेंट देयर एंड इट वाज नॉट एन ऑडिशन, इट वाज एक्चुअली डायरेक्ट शूट ऑफ द रोल. एंड वो भी एक लीड रोल में था. आई वाज द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द फिल्म, जो बहुत स्कैरी था. बट बहुत ही अच्छी बात और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये फिल्म शूट हो रही थी मेरी मम्मी जहाँ पैदा हुई थी वहाँ पे. ये कोइंसिडेंस था. तो मेरे लिए एक इमोशनल कनेक्ट भी हो गया. और दूसरी बात क्या है, उस वक्त मेरा बेटा मेरे साथ नहीं रहता था, मेरा माय एक्स हस्बैंड के साथ रहता था. तो ऑलरेडी मैं अपने बच्चे से अलग होने की बिकॉज उसकी स्कूलिंग के लिए मुझे वहाँ पर छोड़ना पड़ा. बट ऑफकोर्स नाउ आफ्टर दैट ही इज नाउ विथ मी ओनली. बट वो दौरान में ऑलरेडी आई वॉज गोइंग थ्रू दैट इमोशनल सिचुएशन ऑफ बीइंग अवे फ्रॉम माई सन. एंड कोइंसिडेंस ये था कि उस फिल्म की स्टोरी भी वही थी. तो उसमें बच्चा जो है वो चला जाता है. तो वो फिल्म के 4 दिन की शूटिंग में मेरा मेन काम था रोना.
तो मुझे ग्लिसरीन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि वो सीन के डायलॉग्स और वो सीन का जो सिचुएशन था उसमें मुझे अपने बच्चे की याद आती थी और मेरे आंखों से नेचुरली आंसू आते थे और किसी को नहीं पता चला कि मैं सच में रो रही हूँ। सिर्फ मेरा को एक्टर जो था, जो वाज एक्टिंग एज अ हस्बैंड इन द फिल्म, ही केम टू नो दैट इट्स नॉट द ग्लिसरीन, आई एम क्राइंग इन रियल। तो ही सेड दैट आई अंडरस्टूड दैट, आई होप यूर ओके। तो वो एक फिल्म बहुत ही अच्छी गई और मेरा रोल बहुत अप्रिशिएट किया गया। और उसी फिल्म के दौरान मुझे दूसरी फिल्म मिली जिसका शूटिंग हुआ था मस्कट में, ओमान में। 1 महीने का शूट था और वो कंप्लीट करके वापस आई तो मुझे टेलीविजन से ऑफर आया। ऐसे स्क्रीन के मतलब कैमरा के सामने काफ़ी काम करने का मौका मिला। एक छोटा सा एडवर्टीजमेंट भी करने को मिला नेरोलैक पेंट्स का शाहरुख खान के साथ। तो दीज आर द थिंग्स दैट आई डिड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो रिटायरमेंट के बाद की बात है। वाओ, रियली इंटरेस्टिंग। तो जैसे गवर्नमेंट जॉब में इतनी सेफ जगह पे ऐसी चीज हुई, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी आपको ऐसा कुछ फील हुआ? दिव्या, तुम खुद भी एंटरटेनमेंट फील्ड की पार्ट हो, राइट? तो आई एम श्योर कि तुम भी ये बात को समझ सकती हो। जैसा मैंने कहा कि सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बदनाम करके फ़ायदा नहीं है, कोई भी सेक्टर में ऐसा होता ही है। तो हाँ, एंटरटेनमेंट फील्ड में भी मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। जब भी शूट के लिए गई हूँ तो कैसे लोग मतलब आपके सेट में जो है वो पी कर आपके दरवाजे को नॉक करते हैं, ये सब मैंने एक्सपीरियंस किया है। हाँ, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो बट लकीली हमारे जो डायरेक्टर थे बहुत सपोर्टिव थे, तो वो हमेशा बहुत प्रोटेक्टिव रहे हैं, इज यूज टू टेक केयर, गुड केयर। तो इसीलिए उन चीज़ों से मुझे डायरेक्टली वास्ता नहीं हुआ, बट लेकिन हाँ, 1-2 बार ऐसा हुआ था जब भी वो पीकर अप्रोच करते हैं। प्लस नॉट ओनली दैट, जब आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पार्ट होते हैं तो सब लोग आपको एक आर्टिस्ट के तौर पे नहीं देखते, वो एक ऑब्जेक्ट के तौर पे आपको देखते हैं। तो अच्छा भी था, बुरा भी था। अच्छा ये था कि लोग आपका ऑटोग्राफ लेने के लिए आते हैं एट्सेट्रा, एंड बुरा ये था कि ऐसी एक्सपीरियंसेस हुई। बट देन अगर आप उसको बुरा तब कहोगे अगर उसने उन एक्सपीरियंसेस ने आपको अफेक्ट किया हो। लेकिन मेरे केस में तो इन सारे एक्सपीरियंसेस ने मुझे और स्ट्रांग बनाया। जैसे आप बोल रहे हो ये पावर वुमन, या मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ। क्यों? क्योंकि जख्म मतलब लग कर इस स्टेज में पहुंचे हैं। तो आज कम से कम जिंदगी में इस स्टेज पे तो है कि अगर कोई और गो थ्रू करता है तो उसके दर्द को समझ पाती हूँ और उनके लिए खड़ी रह पाती हूँ और उनको सपोर्ट कर पाती हूँ। सो हाँ, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी ये देखा है, उनकी हेल्प कर पाते हैं अपने एक्सपीरियंस से। अभी आपने एक इंसिडेंट शेयर किया आपका कि आपकी मदर का विलेज है एंड ऑल दैट। तो डू यू बिलीव इन साइंस की, जो हमें साइन सिग्नल मिल रहे हैं यूनिवर्स से, और स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे आपके क्या थॉट्स है, क्या लगता है आपको? बहुत ज़्यादा। मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी का डेफिनेशन बहुत डिफरेंट है, ये नहीं है मतलब भगवान के सामने ऐसा खड़े रहो, ये नहीं है मेरा डेफिनेशन। मेरे लिए तो, मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ, बहुत कट्टर भक्त हूँ। और भक्त मतलब भी ऐसा वाला भक्त नहीं है। इट्स लाइक नो, ही इज़ देयर इन मी एंड ही इज़ ऑलवेज देयर अराउंड मी एंड विथ मी। तो जो कुछ भी जिंदगी में होता है उन सबका एक पर्पस होता है। वो पर्पस तब नहीं दिखाई देता, तभी कभी बिल्कुल नहीं दिखाई देता। तब अपने हम एज नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हम पूछते हैं ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों, मेरी ही जिंदगी ऐसे क्यों। लेकिन एक्चुअली अगर हम पेशेंस रखें और अगर उस प्रोसेस पे, वो प्रोसेस किसका, ऊपर वाले का प्रोसेस, द डिवाइन प्रोसेस, इफ वी बिलीव इन दैट प्रोसेस देन देयर इज अ पर्पस बिहाइंड इट। और वो पर्पस तब नहीं दिखता है, बाद में दिखता है। तो वो फिल्म जो मैंने एक्ट किया था फर्स्ट वाला, उस फिल्म की वजह से मैं जो पर्सनल लाइफ में गो थ्रू कर रही थी उसको हैंडल करने में मुझे बहुत मदद मिली। एंड द बेस्ट पार्ट इज द फिल्म इज अबाउट हाउ यू एक्सेप्ट all the children as your own children। आप सिर्फ एक व्हीकल हो कि एक बच्चा जिंदगी में आता है। अच्छा। आप उसकी माँ हो, ठीक है, लेबल लगा हुआ है, लेकिन आप एक्चुअली सिर्फ एक व्हीकल हो। उससे उसकी डेस्टिनी है धरती में आना, एक ह्यूमन लाइफ लेना, आप उसकी व्हीकल हो। तो अगर आप ये मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा करोगे तो वो एक आर्टिफिशियल अटैचमेंट डेवलप होती है, और जब वो अटैचमेंट, जब बच्चा दूर होता है, वही अटैचमेंट आपको मार देता है। तो इसीलिए ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल हमें ये समझना ज़रूरी है कि हर चीज़ का एक डेफिनेशन है, हर चीज़ का एक पर्पस है, हर चीज़ का मतलब है। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड, एक्सेप्ट द प्रोसेस एंड वेट पेशेंटली फॉर इट टू मैनिफेस्ट। वाओ, ब्यूटीफुल। फिर ये आगे जर्नी आपकी बढ़ती है एंड आप
ये जो ट्रस्ट है, मतलब हाँ, दृश्य, ये हाँ। क्या, कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से आइडिया आया? अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि वाइल आई वाज होस्टिंग एन इवेंट, तो वहाँ पे डिफरेंटली एबल्ड आर्टिस्ट, मतलब व्हील चेयर पे और जो सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते, ऐसे आर्टिस्ट वहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे। नाउ हुआ ये क्या कि मैं एंकरिंग कर रही थी उस शो का, और Okay. पहली बार जिंदगी में स्टेज पे लिटरली टंग टाइट थी और इमोशनल हो गई, क्योंकि ये आर्टिस्ट इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। नाउ हुआ क्या कि मैंने उनके जो हेड है उनसे मैंने कनेक्ट किया, मैंने उनको कहा ये तो बहुत अमेजिंग है, मैं आपसे जुड़े रहना चाहती हूँ, और उनका नंबर वगैरह लिया, और अगले दिन मैंने फेसबुक में डाला कि आई विटनेस समथिंग सो अमेजिंग, बहुत सुंदर है। तो मस्केट में एक एंटरटेनमेंट कंपनी ने मुझे अप्रोच किया और बोला कि गीता कैन वी डू दिस इन मस्केट, तो आई सेड ऑफ कोर्स। तो मैंने इनसे कनेक्ट किया, ये गुरु से कनेक्ट किया, और हम लोग सब लोग मस्केट गए, ये पूरी ग्रुप, लड़कियां जो हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयर्ड थी और लड़के जो व्हील चेयर पर थे, हम लोग वहाँ पे गए। परफॉर्मेंस के एक दिन पहले जब मैं उनके साथ बैठी थी शो के सीक्वेंसिंग एंड डिस्कशन के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि गीता मैं बहुत अच्छा शोल्डर मसाज देता हूँ, मैं बहुत अच्छा बैक मसाज दे सकता हूँ। अब ये सिग्नल है, कोई भी फीमेल को समझ में तो आ ही जाता है इसका मतलब क्या है। तो आई अंडरस्टूड एंड तो आई मतलब सेड यहाँ पे भी हाँ, सो देन आई सेड दैट लेट अस फोकस, हम काम पे फोकस करते हैं, हम और कोई बात नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आई गिव यू वेरी गुड हेड मसाज, आप रिलैक्स फील करोगी एंड ऑल। देन आई गॉट अपसेट एंड आई सेड दैट प्लीज स्टॉप टॉकिंग लाइक दिस, अगर एक एजुकेटेड वुमेन होते हुए मुझसे आप ऐसी हिम्मत कर सकते हो, तो आपकी टीम में तो जो सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते, ऐसी लड़कियां हैं, उनका क्या। Oh करके God. मैं वहां से उठ के चली गई। शो अगले दिन बहुत अच्छा गया, लेकिन ये इन्होंने मुझे उन बच्चों के आसपास भटकने नहीं दिया, कहीं मैं उनसे बात ना कर लूँ, पूछ ना लूँ। 4.5 महीने के बाद वन ऑफ द डिफरेंटली एबल्ड आर्टिस्ट कॉल्स मी ऑन फोन एंड टेल्स मी कि दीदी हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। उन्हीं ग्रुप से एक का कॉल आया कि दीदी हमारे साथ बहुत गलत हुआ है, हम सबको निकाल दिया, हम सब रास्ते पे आ गए हैं, आप हमें हेल्प करोगे क्या। तो मैं, ये दिल्ली से थे, तो मैं दिल्ली गई और मैं वहाँ पे स्टे की उनके साथ, 2-3 दिन स्टे किया और उनकी कहानी सुनी। और लड़कियाँ जो हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयर्ड थी उनसे मैं नहीं मिल पाई वो टाइम में, क्योंकि वो एक एसोसिएशन मीटिंग में थी, उनकी अपनी एसोसिएशन की। मुंबई वापस आने के बाद मैंने उनमें से एक बच्ची के साथ व्हाट्सएप में बात किया, और जो वो बच्ची ने मुझे व्हाट्सएप में कहा उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। कि वो बच्ची बोली कि ये जो व्यक्ति है, इन्होंने उनको मैं तुम्हारे पिता के जैसा हूँ ऐसा बोल बोलकर उनको छूता था, गलत तरीके से छूता था, और ये बच्चियाँ समझ भी नहीं पा रही थी कि उनके साथ गलत हो रहा है। ये जो चीज़ जो मैंने सुना, तो ये मुझे इस चीज़ ने मुझे हिला के रख दिया, और मैंने सोच लिया कि अब चाहे जो हो, मैं इनका साथ नहीं छोड़ूंगी। मुझे ना 1 साल लगा इनको एक ऐसी स्थिति में लेकर आने के लिए जहाँ पे उनका आत्मविश्वास वापस आया और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा और वो वापस अपने पैरों पे खड़े हुए। लेकिन बात वहाँ ख़त्म नहीं होती है। मैंने ये फेसबुक में जब इन सब चीज़ों के बारे में, मैंने मीडिया को भी बुलाया यहाँ मुंबई, जब मैं उन बच्चों को मुंबई में, मैं ना लिटरली कंपनीज में भीख मारती फिर रही थी कि प्लीज़ मुझे एक शो दे दो, मुझे एक शो दे दो, ताकि मैं इन बच्चों को वहाँ परफॉर्म करवा सकूँ। आप दिल्ली से उनको मुंबई लेकर आई। अब मेरी हिम्मत नहीं थी कि इन लड़कियों को मैं होटल में ठहराऊं, तो मैं उनको मेरे घर पे रुकाती थी। और वो दिन मैं सच बताती हूँ इतने खूबसूरत थे, क्योंकि 2-3 दिन लड़कियां रुकी थी मेरे घर में। वो हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयर्ड थी और मैं साइन लैंग्वेज नहीं जानती थी। लेकिन क्योंकि मैं भरतनाट्यम ट्रेन थी, तो मैं अपने हाथों से इशारा करके उनसे बात करती थी और वो समझ जाती थी। तो वो मेरी जिंदगी के खूबसूरत 3 दिन थे, जहाँ पे जो बच्चियां बोल नहीं सकती हैं वो मेरे साथ कम्युनिकेट कर रही थी, और मैं उनसे एक्शंस के द्वारा कम्युनिकेट, एक नई भाषा के बारे में मैंने एक्सपीरियंस किया। एक बहुत नया अनुभव था मुझे। तो 1 साल चला ये सिलसिला, और मैं सोशल मीडिया में इसके बारे में लिखने लगी, तो बहुत सारे दिव्यांग, डिफरेंटली एबल्ड मुझे मैसेज करने लगे कि मैम प्लीज़ हमें भी आप हेल्प कीजिए, हमें भी ज़िंदगी में कुछ करना है, हमें कोई सपोर्ट नहीं है।
ऐसे मुझे महसूस हुआ और मुझे पता चला कि ये एक सेक्शन है जो निग्लेक्टेड है एंड देयर इज नॉट मच सपोर्ट और टू अंडरस्टैंड देम। सी पैसे से कोई सपोर्ट कर देता है, लेकिन सिर्फ पैसा काफ़ी नहीं होता है। एक इमोशनल सपोर्ट, एक मेंटोर के तौर पे उनके साथ खड़े रहना, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना और उनको ज़िंदगी में आगे लेके जाना, इसके लिए आपको बहुत पेशेंस लगता है। और सबसे बड़ी बात है, आपके अंदर वैसा एक डिज़ायर होना चाहिए उनकी ज़िंदगी को छूना और उनको आगे ले जाना। तो ऐसे मैंने डिसाइड किया कि ओके मैं एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करती हूँ। तो मैंने दृश्या प्रोप्राइटरी फर्म पहले सेटअप किया था, जहाँ पे मैं इनको सिर्फ परफॉर्मेंसेस के लिए फोकस था वो बट लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आने लगे कि हमारे बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है, हमारा बच्चा पढ़ नहीं पाता है, भूल जाता है, या हमारा बच्चा एक जगह बैठ नहीं पाता है, या हमारा बच्चा हमें काटता है, मारता है, तो प्लीज़ आप हमारी हेल्प करोगे। मैं उस वक्त उस चीज़ों के लिए ट्रेंड नहीं थी, लेकिन मैं बता रही हूँ ना आपको कि अगर यहाँ पे जिगर हो ना तो आप सब कुछ कर पाते हो। तो मैंने शुरू किया उन बच्चों को लेना और उनसे करना। ये मिरेकल समझो या भगवान का एक इशारा कि इन बच्चों में बहुत फ़र्क आने लगा। ये पेरेंट्स बहुत सारी जगह जा चुके थे, थेरेपी कर चुके थे, बट उन बच्चों में वो असर नहीं दिखा, लेकिन दिखने लगा। सो ऐसे मैंने ये एनजीओ स्टार्ट किया, इसका नाम है दृश्य शक्ति ट्रस्ट, जहाँ पे हम इन बच्चों को एक डिफरेंटली एबल्ड के तौर पे नहीं देखते हैं। हम उन्हें अलग अलग कोर्सेज करवाते हैं, जहाँ पे वो बोलना सीखते हैं, वो एक ऑफिस में कैसे काम करना वो सीखते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को सुधारते हैं, 4 लोगों के सामने कैसे बोलना है वो सीखते हैं। और अगर उनमें इमोशनल इश्यूज है या काटने ऐसे सब इश्यूज है, तो उन इश्यूज को कैसे आप मेडिटेशन के थ्रू, साइलेंट थेरेपी, इन सब चीज़ों से कैसे आप उनके ऊपर वर्क कर सकते हो, ऐसा वर्क करते हैं हम। तो आज बाय गॉड्स ग्रेस बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं, हम एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं ज़्यादा, लेकिन पेरेंट्स जो है जिनके बच्चों में हम ये बदलाव ला पाए वही जागे लोग। तो यही है हमारी एनजीओ की जर्नी। वाओ! एक सवाल जो जब आप बता रहे थे तो मेरे दिमाग में था कि जब आप उन लड़कियों की बात कर रहे हो तो वो क्या एज थी उन लड़कियों की? उनकी एज नॉट मोर देन 25, 25 से पीछे कम ही था। वेरी यंग। और वो जो जिस व्यक्ति की बात मैं कर रही थी, वो ऑलरेडी तिहाड़ जेल में जा चुके थे एक हैरेसमेंट केस में। तो ये था रिकॉर्ड। बट क्या होता है कि हमारे ही देश में शायद सब जगह होता होगा कि पैसे का पावर होता है तो बहुत सारी चीज़ें निकल जाती है, बच जाता है इंसान। ये भी बच गया। तो बट एनीवेज मेरे लिए तो मेरा फोकस थे ये बच्चे। तो बाय गॉड्स ग्रेस आज वो बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत पावरफुल है, इंटरनेशनली भी परफॉर्मेंसेस करने के लिए जाते हैं, और आज भी मेरे से जुड़े हुए हैं, मुझे मेंटर मानते हैं अपना। और कभी भी कोई भी मुसीबत होती है, चाहे रात के 2 बजे भी हो, फ़ोन उठा के हिम्मत करके मुझे फ़ोन कर लेते हैं और बात होती है, और फिर बाद में मैं उनको गाइड कर लेती हूँ। बहुत जगहों पे देखा जाता है, स्पेशली जो लोअर क्लास है ना, कि अगर भगवान ना करे ऐसा बच्चा हो गया तो उसको बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, अबेंडन कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या समझाना चाहोगे? सी आप तो लोअर क्लास की बात कर रहे हो। ऐसे मिडिल क्लास पेरेंट्स हैं जो मैंने खुद देखा है, जहाँ पे वो उनके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा नॉर्मल है और एक बच्चा डिफरेंटली एबल्ड है। तो पूरा ध्यान नॉर्मल बच्चे पे जाता है और डिफरेंटली एबल्ड बच्चे को इग्नोर करते हैं। कितने ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं जहाँ पे उनको वो अपने डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को बाहर घूमने नहीं ले जाते हैं, शर्म के मारे कि लोग क्या कहेंगे, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि कितने ऐसे मैंने एग्जाम्पल्स देखे हैं कि उनको नीचे जाके गॉसिप करना होता है, घूमना फिरना होता है, तो ऐसे डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को घर पे बिठा देते हैं, टीवी ऑन कर देते हैं, बाहर से लॉक मार के चले जाते हैं। अब उस बच्चे के साथ कुछ हो गया तो मैं ब्लेम नहीं करूँगी पेरेंट्स को, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है एक डिफरेंटली एबल्ड बच्चे के माँ बाप बनना। लेकिन हाँ, उन माँ बाप को मैं उनकी भी लेती हूँ, वर्कशॉप्स लेती हूँ, उनको भी गाइड करते हैं हम लोग, बहुत सेमिनार्स करते हैं जहाँ हम उनको ये बताते हैं दैट ये सच है कि आपका बच्चा डिफरेंटली एबल है। सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस, कि आप एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरा जो बच्चा, पहले एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, नहीं ये ठीक हो, ये बीमारी है, ये ठीक हो जाए, हाँ इन्हें डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, ऐसा करके समझते हैं। लेकिन सबसे पहले एक बार आप एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मेरा बच्चा एक्स जो भी डिसेबिलिटी है वो उस कैटेगरी में आता है, एक्सेप्ट कर लोगे तो क्या होगा ना, आप अगले स्टेज में मूव ऑन कर पाओगे कि ओके अब मेरा बच्चा डिफरेंटली एबल है, अब मुझे क्या करना है। तो
मुझे कोई थेरेपी करनी है, या फिर मुझे कोई अलग स्पेशल स्कूल में उसको एडमिशन देना है, या फिर मुझे कोई और काम करवाना है, किसी एक्सपर्ट के पास जाना है, तो क्या है ना, आप एक्शन ले पाओगे। और एक बार वो एक्शन ले लोगे तो आप घर पे काम करोगे, बाहर से सेंटर काम करेगा, दोनों काम करेंगे। कितने ऐसे चमत्कार होते हैं कि जिस बच्चे के बारे में सोचा था कुछ नहीं कर सकता है, वो जाके आगे भारत के लिए मेडल्स लेकर आते हैं। ऐसे मैंने कितने एग्जाम्पल हमारे ही सेंटर में ऐसा होता है, जहाँ पे कितने डिफरेंटली एबल, जो आपको लगेगा ये बच्चा क्या कर सकता है, और ये जाके स्पोर्ट्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर आ जाते हैं। स्विमिंग में, टेनिस में, बास्केटबॉल में, ये सब चीज़ों में वो पार्टिसिपेट करके भारत के लिए ग्लोरी लाते हैं। तो ज़रूरत ये है पेरेंट्स को कि आप अपने बच्चे पे गिव अप मत करो, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है कि आप माँ बाप हो, तो आपके बच्चे में क्या अच्छा है ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि 24 घंटे आप उसके साथ उसको देखते हो। तो उसके अंदर के हुनर को पहचानो और उसके ऊपर काम करके उनको आगे लेकर, उनके लिए वो क्या सही ट्रेनिंग है वो दिलवाओ। तो फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस, सेकेंड इज दैट गेट, वो क्या कर सकते हो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करो। आप खुद नहीं कर पाते हो तो किसी ऐसे सेंटर पे जाओ जहाँ पे आपको उसकी मदद मिलेगी। एंड ऑल्सो आपके बच्चे को ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, और आपकी पेशेंस की ज़रूरत है, उसको मत छोड़ो। तो कितना प्यारा ये बॉन्ड है आपका और बच्चों का, दैट्स रियली ब्यूटीफुल एंड वी मस्ट अप्रिशिएट दैट। मैम, एज अ सोसाइटी हम लोगों की क्या मॉरल ड्यूटीज़ होनी चाहिए? आपको क्या लगता है कि हमारे समाज में किस चीज़ की कमी है? इफ़ वी टॉक अबाउट डिफरेंटली एबल्ड, तो आपको क्या कमी महसूस होती है, क्या लगता है? ओके, सो सेंसिटाइजेशन जो है, सेंसिटाइजेशन की कमी डेफिनेटली है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज एक व्हील चेयर पर एक पर्सन जा रहा है और वो पर्सन स्लिप करता है और वो गिर जाता है। 10 लोग जाएंगे उसको हाथ पकड़ के उठाने के लिए। आप जानते हैं ये गलत एक्शन है, रियली। क्योंकि अभी अगर आप यहाँ बैठी हैं, आप यहाँ गिरोगी, और अगर ये जो बॉडी है आपकी, ये आपकी पर्सनल स्पेस है, ओके, उसको टच करने से पहले हमेशा आपकी परमिशन होनी चाहिए, चाहे वो मदद के लिए ही क्यों ना हो। तो राइट एक्शन क्या है, मैं आपको पूछूं कि दिव्या आपको हेल्प की ज़रूरत है क्या, तो बोले हाँ प्लीज़ हेल्प करो, तो तब जाके मैं आपके हाथ को टच कर सकती हूँ। ये अगर एबल्ड लोगों के लिए अप्लाई करता है तो डिफरेंट एबल्ड के लिए क्यों नहीं? पता है, अब ये चीज़ें लोग क्यों मन में नहीं रखते हैं, क्योंकि हम हमेशा डिफरेंटली एबल्ड को अपने से नीचे समझते हैं, अपने से कम समझते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, हम कैसे बच्चों को ज़्यादा, हम मतलब उसको क्या पता है, बच्चों के इक्विवेलेंट समझते हैं हम उनको, चाहे वो कितने भी बड़े क्यों ना हो एज में। ओके, तो ऐसे बहुत सारे डूज एंड डोंट्स हैं जो सोसाइटी को मन में रखना चाहिए कि आप कभी भी किसी भी दिव्यांग की पर्सनल स्पेस को एनक्रोच मत करो। अगर उनको मदद की ज़रूरत है तो वो बोलेंगे कि मुझे प्लीज़ हेल्प करो, तब आप हेल्प कर सकते हो। दिस इज़ नंबर 1। दूसरी चीज़ क्या है कि बहुत बार ये देखा गया है कि लोगों की पेशेंस डिफरेंटली एबल के प्रति बहुत कम होती है, उन्हें चिढ़ आती है। हाँ, ऐसा समझते हैं कि अरे ये कौन है, तो इनको सोशल सिचुएशंस में इंक्लूड नहीं करते। जैसे कि उन्हें वेडिंग्स में, पार्टीज में उन्हें इनवाइट नहीं किया जाता, क्योंकि उनके लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए अक्सर उनकी सोशल लाइफ बहुत कम होती है, क्योंकि उन्हें लोग शामिल ही नहीं करते हैं किसी भी सोशल सिचुएशन में। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि वो भी इंसान है, उनका भी दिल है, उनकी भी फीलिंग्स है, उनकी भी ज़रूरत है। तो सोसाइटी को ये समझना चाहिए कि डिफरेंटली एबल्ड और एबल्ड में कोई फ़र्क नहीं। इट्स जस्ट दैट वो उनकी एक स्थिति है जिसकी वजह से वो उस पोजीशन में है, अदरवाइज दे आर नो डिफरेंट। तीसरी चीज़ जो मैंने खुद देखी है और मेरे जो पैनल में डिफरेंटली एबल्ड है, बहुत लोगों ने महसूस किया है कि कोई डिफरेंटली एबल्ड कहीं बैठा हो तो उसके पास बैठने से लोग कतराते हैं। ये सोचते हैं कि जिसे उन्होंने टच कर लिया तो उनको भी वही चीज़ हो गया। भाई ये कोई बीमारी थोड़ी ना है। अभी सपोज कोई आदमी आँख से नहीं देख सकता है तो मैं भी अंधा हो जाऊंगा अगर मैंने उसके साथ एसोसिएट किया तो। या फिर कोई डाउन सिंड्रोम की पर्सन जिनका फेशियल फीचर्स एकदम क्लियर है कि इनकी में कोई डिसेबिलिटी है, तो
लोगों में एक परसेप्शन होता है कि ये मुझे भी हो जाएगा अगर मैंने उनको टच किया या उनके साथ हम बैठे, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। ये कोई वो जो ट्रांसमिट होता है वैसी कोई बीमारी, पहली बात तो ये बीमारी ही नहीं है, दिस इज जस्ट अ कंडीशन विथ विच दे आर बोर्न। और कुछ को बचपन से होता है, पैदा होते ही होता है, कुछ को बाद में भी हो सकता है। सो ये समझना बहुत ज़रूरी है सोसाइटी को कि डोंट टेक द डिफरेंटली एबल्ड फॉर ग्रांटेड। नंबर वन, उनमें देश के लिए उतना ही करने की कैपेसिटी है जितनी आप में है। हम तो फिर भी चलो एबल्ड लोग, कुछ छोटा होता है, अरे यार मेरी ज़िंदगी ऐसे क्यों है, सोचो इनकी ज़िंदगी कैसी है, इनको तो ऑलरेडी किस्मत ने एक थप्पड़ दिया है, तो उसके ऊपर अगर समाज भी उनको थप्पड़ देता रहेगा तो ये ज़िंदगी में आगे कैसे आएंगे। तो हमें एक ऐसा सोसाइटी क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे एबल्ड और डिफरेंटली एबल्ड दोनों साथ मिले, कंधे से कंधा चले, और सोचिए कि इनके अंदर जो खूबी है उस खूबी को यूज़ करेंगे तो हमें कितनी अच्छी प्रोग्रेसिव सोसाइटी को बना सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट बेसिकली आई वांटेड टू टेल द पीपल, दैट प्लीज़ एक्सेप्ट करो उन्हें जैसे हैं वो, और उनको अपने से अलग ना समझो, और उनको वही डिग्निटी और रिस्पेक्ट दो जो आप किसी और को दोगे। राइट। एंड अगर हम गर्ल्स की बात करें सिर्फ, तो उनकी सेफ्टी के लिए और उनके लिए आपको या आपने क्या ऐसे कुछ रूल्स रखे हैं या आप कुछ सिखाते हैं बच्चों को कि कैसे रिएक्ट करना है? तो बेसिकली गर्ल्स होती हैं, जो हमारे भी सेंटर में गर्ल्स काफ़ी हैं, तो एक बहुत ही इवन हमारे जो मेल फैकल्टी है, एंड फॉर दैट मैटर सिर्फ मेल फैकल्टी नहीं, इवन फीमेल फैकल्टी है, हमारा एक बहुत ही क्लियर कट रूल है कि कभी भी किसी भी फीमेल स्टूडेंट होती है तो उसको टच करके बात नहीं करना है। इवन अगर आप उसको खड़ा, सपोज वो बैठे हैं, वो जिद कर रहे हैं, खड़ा नहीं हो रहे हैं, तो आपको उन्हें फिजिकल, फर्स्ट थिंग इज दैट आप एक पर्सन की फिजिकल स्पेस को रिस्पेक्ट करो। मुझे जो चीज़ पसंद नहीं है वो मैं किसी और को नहीं करूँगी, ये बहुत क्लियर। फर्स्ट आस्क योरसेल्फ, वुड आई लाइक, अगर मेरे साथ ऐसा होगा तो नहीं, अगर आंसर नहीं है तो आप दूसरों के साथ भी मत करो। तो हमारे यहाँ पे बहुत ही क्लियर कट रूल्स है दैट चाहे वो फैकल्टी हो चाहे वो स्टूडेंट्स हो, हम उनको बहुत क्लियरली सिखाते हैं कि जब आप किसी भी फीमेल स्टूडेंट हो या बाहर भी हो, उनकी पर्सनल स्पेस को रिस्पेक्ट करो, टच करके बात नहीं करना है और विथ रिस्पेक्ट बात करना है। वो सिर्फ फीमेल ही नहीं, चाहे मेल हो फीमेल हो, आज की सोसाइटी में तो बहुत सारे क्राइम्स मेल के अगेंस्ट भी होता है, तो फीमेल हो या मेल हो, बिहेव विद डिग्निटी, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करो, एक दूसरे की स्पेस को रिस्पेक्ट करो, और वो मत करो जिससे दूसरे को तकलीफ हो। ये बहुत ही क्लियर कट रूल है हमारे सेंटर में। थैंक यू सो मच मैम, एंड दैट वाज रियली अ हेल्पफुल सेशन फॉर अस। आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे या कुछ कहना चाहेंगे? सो व्यूअर्स को तो मैं मेनली यही कहना चाहूँगी, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन, एज अ वुमन, मैंने लाइफ में बहुत कुछ गो थ्रू किया है। ये चीज़ें गो थ्रू करना अवॉइड हो सकता था यदि एक सेंसिटिव सोसाइटी में मैं रहती। तो मैं एक फ़ीमेल हूँ, मैं एक औरत हूँ, मैं छोटी थी तब से मैंने बहुत कुछ झेला है बिकॉज आई एम अ फीमेल। तो सबसे पहली बात तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपके साथ जो भी काम करते हैं उनकी ज़िंदगी को अगर आप बेहतर नहीं बना सकते हो तो बदतर भी मत बनाओ। इफ़ यू कांट इम्प्रूव द लाइफ क्वालिटी ऑफ योर कलीग्स, डोंट हर्ट देम इफ़ यू कांट गेट देम टू प्रोग्रेस। दिस इज़ नंबर वन। दूसरी चीज़ ये है कि आप खुद के लिए तो हम सब जीते हैं, कभी कभी दूसरों के लिए भी जिया करो, क्योंकि हम जिंदगी में एक ही बार जीते हैं। तो उस एक जिंदगी में यदि हम में कोई, नॉट नेसेसरी आप बहुत अमीर हो, बहुत रिच हो, और रिच होंगे तो ही आप बहुत कुछ करोगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से दूसरों को सपोर्ट कर सकते हो। कोई अगर तकलीफ से गुजर रहा है तो उनका साथ दे सकते हो। एक इंसान के तौर पे आप दूसरों के लिए खड़े रहिए, दूसरों को समझिए। एम्पैथी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। आप एम्पैथेटिक रहिए और डोंट हर्ट एनीवन, लिव एंड लेट लिव, ये हमेशा ज़िंदगी में याद रखिए। मैम मैं एक चीज़ ये पूछना चाहती हूँ कि जो हमारे इंस्टीट्यूट में बच्चे हैं डिफरेंटली एबल्ड, उन लोगों का पर्सपेक्टिव कैसा है टूवर्ड्स लाइफ? वो क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या ड्रीम्स हैं, कैसी लाइफ जीना चाहते हैं? ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर हम उनके लिए क्या कर सकते हैं ये तो सब पूछ रहे हैं, लेकिन उनको क्या ज़रूरत है ये बहुत कम लोग सुनना चाहते हैं और समझना चाहते हैं।
सबसे पहली बात तो ये है कि डिफरेंटली एबल्ड बच्चे जो होते हैं, जितने प्योर वो होते हैं, जितनी प्योरिटी उनमें होती है, आई एम टॉकिंग मेनली अबाउट challenges which is involving the brain, okay, learning disabilities हुआ, mental retardation हुआ, autism हुआ, down syndrome हुआ, I'm not just talking about the physical disability here, because physical disability में brain involvement नहीं होता है, it's just physical involvement होता है, तो they are like any one of us, it's just about one of the body part that is missing, but लेकिन those disabilities where brain is involved, मैं उन डिसेबिलिटीज़ की बात कर रही हूँ कि ये बच्चे जो होते हैं इतने प्योर होते हैं, आप उनसे एक बहुत अच्छी चीज़ सीख सकते हो, आपको पता है, फॉरगिव एंड फॉरगेट। मतलब आपने उनको डांट भी दिया ना, अगले दिन वो चीज़ याद नहीं रखते हैं। खैर उनका याद न रखना इज़ नॉट इंटेंशनल, वो डिसेबिलिटी का पार्ट है कि उन्हें याद नहीं रहता है, हम सीख तो सकते हैं उससे ना। बच्चों की पर्सपेक्टिव, जब वो बच्चे सेंटर पे आते हैं, आपको पता है जब वो मुझे देखते हैं तो एकदम गुड मॉर्निंग मैम जब बोलते हैं, तो वो मुझसे क्या चाहते हैं, गीता मैम आएगी, हम सबको एकदम गले लगाएगी और बोलेगी कि गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। और जब मैं उनके साथ थोड़ी देर टाइम स्पेंड करती हूँ, उनसे बातें करती हूँ ना, उनको उतना काफ़ी होता है। Okay, this is number one. So they need love. They need love. Second thing is that suppose हो सकता है कि आज किसी बच्चे का सीखने का मूड नहीं है, and they are throwing tantrums and they're getting angry, upset, etc. And you have a target कि आज मुझे इस बच्चे को इतना सिखाना है. You cannot. So you should not be target driven. आज वो बच्चे का मूड क्या है, उस मूड को समझकर आपको जो करवाना आप इंटेलिजेंटली उसमें वीव इन कर सकते हो, बट पे अटेंशन टू व्हाट इज इट दैट द चाइल्ड इज ट्राइंग टू कन्वे। इज द चाइल्ड इंटरेस्टेड इन लर्निंग? नो, फाइन। हमें नहीं होता है क्या, हम हमेशा हर चीज़ में लर्निंग के मोड में थोड़ी होता है, हमें भी तो बोर होता है, हमें भी तो आज चलो चिल करते होता है, बट जब उनकी बारी आती है तो हम सोचते हैं कि ना आपको तो ये करना ही है। सो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, रिस्पेक्ट देम। इफ दे डोंट फील लाइक डूइंग समथिंग टुडे, फाइन, जस्ट बी देयर फॉर देम एंड just entertain them, just let them enjoy, just let them feel that it's okay for not learning today. Third is emotions. नाउ अक्सर डिफरेंटली एबल्ड को इमोशंस महसूस नहीं होता है, ऐसा परसेप्शन होता है, विच इज़ रॉन्ग। दे आर ऑल्सो, अगर उनमें इमोशंस नहीं होता तो वो क्यों खुश होते हैं जब आप आते हैं, तो वो क्यों हंसते हैं जब आपको देखते हैं, तो वो क्यों आपसे एक बात सेंटेंस सुनने के लिए क्यों तरसते हैं। अगर इमोशंस नहीं होता तो ये सब नहीं होता। बट हाँ, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ओके आज मैं गुस्सा हूँ, आज मैं खुश हूँ, ये नहीं कर पाते, हम कर पाते हैं। तो उनकी पर्सपेक्टिव से हमें थोड़ा और हार्डवर्क करना चाहिए उनके इमोशंस को समझने के लिए और उनको अंडरस्टैंड करके उसके अनुसार रिएक्ट करने के लिए। सो एवरी चाइल्ड, बी इट एबल्ड और डिफरेंटली एबल्ड, बट डिफरेंटली एबल्ड ज़्यादा, दे सीक लव, number 1, respect, number 2, and also dignity, number 3, and हाँ, be there for them, just be there for them. उनको समझो, उनके साथ रहो, फिर देखो क्या कमाल दिखा देते हैं। Lovely, beautiful. Thank you so much, ma'am. Thank you.